हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। लास्ट पार्ट में हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 किए थे। जिसने वो एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो आज जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि सेम एलसीएम और एचसीएफ की जो हम विधि करते हैं ना, लैसे और मैसे निकालते हैं, उसी विधि के आधार पर ये सोल्व होगा। तो पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है 140। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट, हमें क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल में व्यक्त करना है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, संख्या आपको शुरू करनी है 2 से। यदि 2 का भाग नहीं जाएगा उस संख्या में तो हमें लिखना है फिर 3 के बाद 4, ऐसे आगे तक हमें चलना है। और जब अंत में 1 बच जाएगा तब हमारा वो गुणनफल जो हमने करा है, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि हो, चाहे एचसीएफ हो, चाहे एलसीएम हो, वो हमारा वहाँ पर आंसर क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको मैं। देखो, 2 का रूल होता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, यानी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पीछे 0 है तो इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाने वाला है। 3 का होता है, सभी अंकों को जोड़ो, सभी अंकों को जोड़ दो और 3 का भाग दो। यदि उस संख्या में 3 का भाग चला गया तो वो क्या हो गई, पूर्णतः विभाजित हो गई। कब? जब सभी अंकों का योग हम करें और उनमें 3 का भाग दें। फॉर एग्जाम्पल 8 और 4 कितने होते हैं, 12, और 12 3 के पारे में आता नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो 84 है ये 3 से विभाजित है। ठीक है, ये छोटे छोटे रूल बता देता हूँ जिससे आपको ये विधि करने में बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे कई बच्चों को तभी भी पता होगा। तो 4 का रूल होता है, आपको अंत के 2 अंक लेने हैं और उसको चेक करना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। अब देखो, इसके अंत के 2 अंक कितने हैं, 24 4 के पारे में आता नहीं आता है। 5 का रूल होता है कि जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आता है वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, इसके बाद आता है रूल 6 का। 6 का रूल बोलता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब समझे आप कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का और 3 का भाग, जैसे आपने 84 लिया था तो 84 में देखो पहले 2 से विभाजित, 2 से विभाजित का फॉर्मूला क्या होता है, जिस संख्या में पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इस संख्या के पीछे क्या है, 4 है, तो इसका मतलब 2 का भाग जाना है। और 3 का रूल क्या था, सभी अंकों को जोड़ो और 3 का भाग दो। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, और 12 3 के पारे में आता है, तो इसका मतलब 2 का और 3 का जब भाग जा रहा है किसी संख्या में तो वो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, 7 का रहने दो, 7 का क्या थोड़ा आइडेंटिटी थोड़ी अलग टाइप में है, वैसे बताने को बता सकता हूँ, फिर भी कोई मतलब नहीं है उसका, हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे। 8 का होता है अंत के 3 अंक लेने, अंत के 3 अंक लेने और उसमें 8 का भाग देना है। 9 का सभी अंकों को जोड़ो, सभी अंकों को जोड़ना है और उसमें 9 का भाग देना है। ठीक है, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब वहाँ पर 9 से मतलब 9 आपने सभी अंक जब जोड़े और वो उसमें 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित है। 10 का होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 होगा तो वो संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो दोस्तों ये रूल्स आपके काम आने वाले हैं, और भी रूल्स हैं लेकिन अभी हम 10 तक ही देख लेते हैं, फिर आगे तो हमें चेक करना वैसे ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस संख्या के अंत में आप देख रहे होंगे 0 है। मैंने आपको पहले बोला था शुरुआत 2 से करनी है, 2 का नहीं जाएगा फिर 3 लेना है। अंत में 0 है, इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 70 बार, फिर 0 है, 2 का भाग जाएगा 35 बार। अब दोस्तों 2 का भाग जाने वाला नहीं है क्योंकि अंत में क्या है, 5 है, जो कि 2 के रूल में नहीं है। 3 का रूल क्या है, सभी अंकों को जोड़ना है और 3 का भाग देना है। 3 + 5 8, 8 के 3 के पारे में नहीं आता। 4 का भाग 35 में नहीं जाएगा। कभी भी एक बात ध्यान रखना, सम संख्या का भाग विषम संख्या में कभी भी नहीं जाएगा।
ठीक है। हाँ, विषम का सम में जा सकता है, लेकिन सम का भाग कभी भी विषम संख्या में नहीं जाएगा, और 4 एक सम संख्या है, इसलिए 35 में जाना पॉसिबल ही नहीं है। फिर 5 का देखो, अंत में 0 या 5 है ना, तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा 7 बार, और फिर 7 का गया कितनी बार, 1 बार। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका जो गुणनखंड होगा वो 2 तो 2 बार, 5 1 बार और 7 1 बार। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 1 बार आया और 7 1 बार आया। तो ये हमारा पहले पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है 156, तो इसको भी देखिए। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, 156। इसी प्रकार रूल से देखो आप, अंत में 6 है, 2 का भाग जाएगा ना, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16। अंत में 8 है, 2 का भाग जाएगा 39 बार। अब देखो 2 का भाग जाने वाला नहीं है, क्योंकि अंत में 0 2 4 6 8 है नहीं। 3 का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ना है, 3 + 9 12, और 12 3 के पाड़े में आता है, तो मतलब 3 का भाग जाने वाला है 13 बार, और 13 का दोस्तों 13 में ही जाता है 1 बार। तो इसका कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 तो दोस्त 2 बार आ गया, और 3 1 बार आ गया, और 13 1 बार आ गया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट का आंसर भी हो गया, ठीक है। और अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 3825। तो देखिए 3825, अंत में 0 2 4 6 8 है नहीं, 2 का भाग जाएगा नहीं। इसके बाद 3 की आइडेंटिटी क्या होती है कि सभी अंकों को जोड़ो, तो 8 और 3 11, और 2 कितना होता है 11, और 3 13, और 5 18। 18 3 के पाड़े में आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है, यानी 3 का भाग इसमें पूरा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 7 21, 3 पंजे 15, 1275 बार गया। अब 3 का दोबारा चेक करो, 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 5 15, मतलब 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 15 3 के पाड़े में आता है, विभाजित होता है। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425। अब इन अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 2 6 5 11, और 11 3 के पाड़े में बिल्कुल नहीं आता है। 4 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या है, विषम संख्या है। क्योंकि देखो पीछे का अंक जब 1 3 5 7 9 होता है, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। और जिन संख्या में पीछे का अंक 0 2 4 6 8 होता है, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो दोस्तों सम संख्या का भाग कभी भी विषम संख्या में नहीं जाएगा, तो यानी 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं। फिर 5 का तो रूल पता ही है कि जिस संख्या के अंत में मैंने बताया था 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो 5 से कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 85 बार। फिर 5 का जाएगा 17 बार, और फिर 17 का जाएगा 1 बार। तो देखो 3 तो 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया, और 17 कितनी बार आ गया, 1 बार आ गया। तो 3 तो 2 बार, 5 2 बार, और 17 1 बार। ये हमारा तीसरे पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखेंगे हम हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है 5005। तो इसको भी देखिए। अब चौथा पॉइंट है जो कि है 5005। तो दोस्त इनके पीछे दोस्तों 0 2 4 6 8 है नहीं, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 की आइडेंटिटी क्या बोलती है, सभी अंकों को जोड़ो, और 3 के पाड़े में आता ही नहीं आता। देखो 5 + 5 कितना हो गया, 10, क्योंकि 0 की वैल्यू होती नहीं है। 10 3 के पाड़े में आता नहीं है। 4 का जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। 5 का चल जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा, 1 0 0 1। अब 5 का भी नहीं जाने वाला, क्योंकि पीछे अंक 0 और 5 नहीं है। 6 का जाएगा नहीं, क्योंकि 6 सम संख्या है, और 1001 विषम संख्या है। कितने का जाएगा, अब 7 का चल जाएगा। 7 का जाएगा 143 बार। 7 का भी अब इनमें जाएगा नहीं, 8 के पाड़े में आएगा नहीं, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, और 143 एक विषम संख्या है, क्योंकि अंत में 3 है। 1 3 5 7 9 होने पर वो संख्या विषम संख्या होती है। 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 10 में अंत में 0 होना चाहिए। 11 का जाएगा 13 बार, और दोस्तों 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो 5 1 बार, 7 1 बार, 11 1 बार, और 13 1 बार। ये हमारे पॉइंट 4 का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हमारा प्रश्न नंबर पहले का अंतिम पॉइंट, जो कि है 7429। 7429।
ये हमारा 5वां पॉइंट है 7429। देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 22, यानी कि यहाँ पर 3 का भी नहीं जाएगा। 4 सम संख्या है और 7429 एक विषम संख्या है, तो सम का भाग नहीं जाएगा विषम में। 5 का जाएगा नहीं क्योंकि अंत में 0 5 नहीं है। ऐसे आप चेक करते जाओगे तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। इसका भाग जाएगा 17 का, और 17 का भाग जाएगा 437 बार। ठीक है, 17 का भी नहीं जाएगा अब इसमें। अब जाएगा 19 का 23 बार, और फिर 23 का जाएगा दोस्तों 1 बार। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया 17 गुणा 19 गुणा 23। अब देखो आप बोलोगे सर इतनी बड़ी डिजिट हम कैसे चेक करें, तो देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन प्रश्नों की उतनी ज़्यादा आप सीखोगे, तो तभी आपको आसानी से ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर पहला पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। युग्म हमें दो इनके दिए हुए हैं, देखो 26 और 91, 510 92, 336 और 54। इनमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इनकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। यानी हम दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणा इनका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर बराबर आना चाहिए, तभी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो दूसरे का पहला पॉइंट करते हैं 26 और 91। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका हम एचसीएफ 26 और 91। प्रश्न नंबर 2 का पहला पॉइंट है 26 और 91। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। अब देखो एक निकालेंगे एचसीएफ अलग अलग निकलता है, 26 का अलग निकलेगा और 91 का अलग निकलेगा। ठीक है, 26 का अलग और 91 का अलग। अब आइडेंटिटी आपको पता ही है, मैं बार बार क्या रिपीट करूं। 2 का भाग जाने वाला है 13 बार, और 13 का जाएगा 1 बार। 91 में 7 का जाता है 13 बार, और 13 का जाता है 1 बार। देखो एचसीएफ 26 और 91 का, 26 का आया 2 गुणा 13 और 91 का आया 7 गुणा 13। तो ध्यान से, अब एचसीएफ क्या बोलता है कि जो चीज़ इनमें कॉमन मिली है वही इसका आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन मिला है वो मिला है हमें 13, तो यहाँ का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 13 होगा। देखो चाहो तो आप एलसीएम एक साथ भी निकाल सकते हो, जैसे 26 और 91 का एक साथ निकाल दो तो एलसीएम आ जाएगा, और चाहो तो मैं इसी से ही सोल्व कर सकता हूँ। तो देखो एलसीएम हम इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन क्या क्या आ गया इसमें, 13 तो कॉमन आ गया, तो 1 तो कॉमन हो जाएगा। अब क्या बच गया, एक तो 2 और 1 बच गया 7। बेटा समझ नहीं बेटा, जो कॉमन था वो निकाल लिया, और इसके बाद बचा है जो 7 और 2 बच गया। अब देखो 7 दूनी 14, और 14 को 13 से गुणा करोगे तो 182, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, इसकी वेरीफाई करना है, हमें इनकी क्या करनी है, जांच करनी है। अब जांच का हमें क्या बोला था प्रश्न में, जांच का प्रश्न में हमसे बोला था कि जांच करने के लिए आपकी दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों बराबर आने चाहिए। जांच करने के लिए सूत्र कौन सा यूज करना है हमें, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन कौन सी थी हमारी, एक तो 26 थी और एक 91 थी। एचसीएफ कितना आया था 13, और एलसीएम आया था 182। ठीक है, अब 26 गुणा 91 करो आप, तो आपके पास आएगा 2366, और 13 गुणा 182 करो तो भी क्या आएगा 2366। तो ये देखिए हमारा दोनों जो साइड है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जब हमारा बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो प्रश्न कराया हमने दूसरे का पहला पॉइंट, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का। अब दूसरा पॉइंट देखो 510 और 92। 510 और अब 92 देखेंगे।
दूसरे प्रश्न का दूसरा पॉइंट जो कि है 510 और 92, 510 और 92। तो देखिए 510 और 92 को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे HCF, और HCF कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो 510 का और 92 का निकालेंगे, 2 का भाग जाएगा, अंत में 0 है, 2 0 5 बार, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गलती कर दी थोड़ी यहाँ, 255 आएगा। अब 3 का भाग जाएगा क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12, 3 के पाड़े में आता है। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 8 24, 3 पंजो 15, 85 बार। अब 3 का भी नहीं जाने वाला, 5 का जाएगा, 17 पंजे 85, और 17 का भाग जाएगा 1 बार। 92 में अंत का अंक 2 है, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा 4 6, फिर 2 का भाग जाएगा 23, और फिर 23 का जाएगा 1। तो हमारा जो 510 और 92 का जो HCF आया है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 2 गुणा 2 गुणा 23। तो दोस्तों क्या मैच हुआ यहाँ पे जो मैच हुआ है, एक तो 2 हुआ है, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो इसका जो HCF होगा वो तो कितना होगा, 2 होगा। अब बात करते हैं इसके LCM की। तो जो मैच हो गया, मैच क्या हुआ यहाँ पर, एक तो 2 हो गया, ये तो पूरा निकल गया। अब क्या बच गया इसके अलावा, एक तो 3 बच गया, एक 5 बच गया, एक 7 बच गया, 17, एक बच गया 2 और 23, ये सब बच रहे हैं, इनको मैंने उतार दिया। अब आप क्या करोगे, इनको गुणा करोगे, ठीक है। तो गुणा कैसे करोगे आप, 2 को 3 से, 3 को जो आंसर आएगा, फिर 3 का 5 से, फिर जो आंसर आएगा 17 से, फिर 17 का जो आंसर आएगा फिर 2 से, फिर 2 से गुणा करने पर जो आंसर आएगा 23 से। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 23,460, ठीक है। तो ये हमारा LCM भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी थी, एक तो थी 510 और एक थी 92, एक तो 510 और एक थी 92। तो 510 गुणा 92 कितना होता है, ये होगा आपके 46,920, ठीक है। और HCF गुणा LCM 23,460 गुणा 2, सॉरी HCF तो 2 आया था ना, तो 2 गुणा 23,460 ही है LCM है। तो देखो इनको गुणा करो, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी आएगा 46,920। तो देखो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। जांच का मतलब यही होता है कि हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अब पॉइंट थर्ड, 336 और 54। तो देखिए अब पॉइंट थर्ड है 336 और 54। पहले HCF निकालते हैं, 336 और 54 का। अंत में क्या है, 6 है, इसका मतलब 2 का भाग पूर्णतया जाने वाला है। तो 2 का कितनी बार जाएगा, 1 6 8, 168 बार, ठीक है। 168 बार गया यहाँ पर। फिर अब 2 का भाग फिर जाएगा 84 बार, फिर 2 का भाग 42, फिर 2 का 21, अब किसका जाएगा, 3 का 7 और 7 का 1। अब देखो थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूरी प्रॉपर्टी आपको बता चुका था पहले। अब 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 27 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, और फिर 3 का 1 बार, ठीक है यहाँ तक। अब हमारा जो HCF होगा 336 और 54 का, तो 336 का तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार, 2 तो 4 बार है, 3 1 बार आया और 7 1 बार आया। और 54 में 2 1 बार, 3 कितनी बार आया, 3 बार। तो दोस्तों यहाँ पे मैच क्या हुआ, एक तो 2 हुआ है, एक 3 हुआ है,
बस, और कुछ मैच हो नहीं रहा। तो 2 गुणा 3 मैच हुआ, 2 तिया 6। तो यहाँ का जो HCF हुआ है वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब बात करते हैं LCM की। LCM के लिए देखो क्या कॉमन आ गया, एक तो 2 गुणा 3 तो कॉमन आ गया, ये तो सब बच गए। अब क्या बच गया, एक तो 2 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 2 बच गया, एक 7 बच गया, और 3 कितनी बार बच गया, 2 बार बच गया। ठीक है, गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुणा 7 करो, 48 गुणा 7, 8 7 56, 5 7 चौके 28, और 5 कितना हो गया, 33, और 336 को गुणा 3 तिया 9 से कर दो, 9 छक्की 54, 9 तिया 27, 27, और 9 छक्की 54, 9 तिया 27, 28, हाँ 9 तिया 27, और 5 कितना हो गया, 32, और 9 तिया 27, और 3 कितना हो गया, 30। तो कितना आ गया एलसीएम, 30 24, यानी 3024 आ गया। हमें क्या करनी है, जांच करनी है, और जांच का फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणा 54 और HCF गुणा LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर हमारे पास आंसर आएगा 18,144, और यहाँ पर भी आएगा 18,144। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 जो कि प्रश्न नंबर 2 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। दोस्तों बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 की तरह होगा, जैसे हमने उसको कराया है उसी प्रकार होगा ये, लेकिन यहाँ पर हमें कोई जांच वाँच नहीं करनी है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का पहला पॉइंट है 12, 15 और 21। बहुत आसान प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 3 का पहला पॉइंट जो कि है 12, 15 और 21। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं HCF और LCM विधि से बोला है हमें, और किस विधि से बोला है, वो अभाज्य गुणनखंड विधि, जो पिछली वाली विधि थी ना वही निकालनी है हमें। अब देखो तो 12 का, 15 का और 21 का। तो देखो 12 में किसका भाग जाएगा, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार, यहाँ पर 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, यहाँ 3 का 7 बार, 7 का 1 बार। ठीक है, जो HCF हो गया 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21। 12 का आया 2 तो 2 बार, 3 1 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, 3 1 बार, 7 1 बार। अब मैच करो, आप क्या मैच हो रहा है, 3 3 3, तो HCF कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। LCM कैसे निकालेंगे, जो मैच हो गया वो तो एक पूरा कॉमन आएगा ही, बाकी क्या बच गया, 2 तो 2 बार बच गया, 5 1 बार बच गया, और 7 1 बार बच गया। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। करो, गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 7 गुणा 60 करो, 60 गुणा 7 से करो, कितना आएगा, 420। तो जो LCM होगा वो कितना हो गया, 420 हो गया। ठीक है, ये हमारा तीसरे प्रश्न का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा 17, 23 और 29। तो देखिए अब दूसरा पॉइंट है 17, 23 और 29। ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या में खुद की संख्या का और 1 का भाग जाता है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ये वही संख्या है। ठीक है, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 23 में 23 का ही भाग जाएगा, 29 में 29 का ही भाग जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं HCF, जो कि HCF 17, 23 और 29। तो 17 तो 1 बार आया है, 23 भी 1 बार आया है, 29 का भी 1 बार आया है। कुछ मैच नहीं हो रहा, और जब कुछ मैच नहीं होता तो दोस्तों वहां पर HCF होता है 1। क्या होगा, 1। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। अब LCM देखो मैच तो कुछ हुआ नहीं, तो 17 भी बच गया, फिर 29 भी बच गया, फिर 23, सब चीज़ बच गई ये तीनों। तो तीनों को गुणा करिए आप, 17 को 23 से गुणा करो। ठीक है, 17 को 23 से गुणा करोगे 391 आएगा, और 391 को 29 से गुणा करो, आपके पास आएगा 11,339। तो जो HCF है वो तो 1 होगा, और जो LCM है वो होगा 11,339। अब देखिए हमारा तीसरे प्रश्न का अंतिम पॉइंट 8, 9 और 25।
तीसरा पॉइंट है 8, 9 और 25। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25। तो देखो पहले 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का 2 बार, 2 का 1 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, 5 का 50 25, 5 का 1 बार। तो जो HCF हो गया, HCF क्या हो गया 8 का, 9 का और 25 का। 8 का तो 2 तो 3 बार, 9 में 3 2 बार, 25 में 5 2 बार। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ मैच नहीं होगा, और जहाँ पर कुछ मैच नहीं होता वहाँ का HCF क्या होता है, वहाँ का HCF 1 होता है। अब बात करते हैं LCM की। अब LCM में इनमें कुछ मैच हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 को 2 बार गुणा करेंगे और 5 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 पंजे 360 और 360 पंजे 1800। तो इस प्रश्न का जो LCM होगा वो कितना होगा 1800 होगा, और HCF क्या होगा 1 होगा। जब कुछ मैच नहीं होता वहाँ HCF 1 होता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो देखो ऐसी विधि लगानी है या ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो इसी प्रश्न में LCM इसी आधार पर, जो HCF दिया हुआ है इसी आधार पर ज्ञात हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों 2 आइडेंटिटी, 2 फॉर्मूले काम आते हैं, तो आप उनको देखिए एक बार। 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। दो फॉर्मूले काम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LCM के फॉर्मूले की, जहां पर आपसे LCM का पूछेगा और 2 संख्या आपको दी हुई है और HCF दिया हुआ है, या मैं कह दूं कि 2 संख्या दी हुई है और LCM दिया हुआ है, तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे और ऐसे LCM कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो LCM ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। यदि LCM ज्ञात कर रहे हो तो बटे में आएगा HCF। ठीक है, और यदि आपको HCF ज्ञात करना है तो सेम सूत्र रहेगा, बस यहाँ HCF यहाँ पे, तो बटे में क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर क्या है HCF, तो यहाँ पर आ जाएगा सब LCM। ठीक है, तो इसी आधार पर जो प्रश्न नंबर 4 है ना, ये प्रश्न नंबर 4, देखो 2 संख्या दी हुई है तो इनका गुणनफल मतलब गुणा, और HCF दिया हुआ है बटे 9, तो हमारा आंसर LCM का निकल जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, ये चौथा प्रश्न है। हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर HCF दिया हुआ है किसका, 306 और 657 का, जो कि है 9। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है हमें, इसका LCM ज्ञात करना है इसी संख्याओं में। तो देखो सूत्र लिख दो, फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, अभी लिखवाया था मैंने LCM ज्ञात करने का, लिखवाया था ना यहाँ पे, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा। तो कौन कौन सी संख्या है, एक तो 306 और एक है 657 का गुणनफल मतलब गुणा। HCF कितना है इनका 9, तो 306 गुणा 657 कर लो और उसमें 9 का भाग दे दो तो भी आंसर आ जाएगा। और चाहो तो देखो 9 से ही ये पूरा पूरा कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 34 बार। मैंने कैसे चेक करा, क्योंकि देखो 6 9 की मैंने आइडेंटिटी बताई थी, आपको याद हो तो ये देखो सभी अंकों को जोड़ो और 9 का भाग दो, तो देखो 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि 0 को जोड़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, और 9 9 के पाड़े में आता है, तो मैंने डायरेक्ट इस प्रकार काट दिया। या आपको ऐसे नहीं करना तो 306 को 657 से गुणा करके 9 का भाग दे दो तो भी आंसर आ जाएगा। अब क्या बच गया, 34 गुणा 657, तो दोनों गुणा करो आप, तो हमारे पास आएगा 22,338। तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या n है, उनके लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी उसमें गुणनफल जो होगा उसका 2 गुणा 5 के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? 2 गुणा 5 के रूप में आएगा, तभी वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 0 पे समाप्त होने वाली नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए आप। प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान प्रश्न है, बस हमें ज्ञात करना है, ये बताना है हमें। तो आपको देखो क्या बोल रहा है, 6n है, प्रश्न में ये बोला था। अब 6n का सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है, मैंने बताया था आपको, एलसीएम होता है एक तरह का, 6 2 3 3 1। तो इसका 2 गुणा 3 आया और एक n बार दिया हुआ, n लिख दो। ठीक है, आपको मैंने प्रश्न शुरू करने से पहले ये बताया था कि कोई भी संख्या का अंत 0 पे तब होगा जब वो किस रूप में आएगी, 2 गुणा 5 के रूप में आएगी। और जबकि यहाँ पर क्या आई है, 2 गुणा 3 के रूप में आई है। तो भाई साहब ये होने वाला तो है नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का होगा। जब 2 गुणा 5 के रूप में आएगा तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा ये नहीं होगी। ठीक है, अतः यहां पर तो क्या है, 2 गुणा 3 के रूप का है, तो अतः 6n एक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आगे समझ में? तो इस प्रकार बहुत आसान प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? देखो सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है, देखो बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या में खुद की संख्या के और एक के अलावा तीसरी संख्या के या उससे या ज्यादा संख्या का भाग जाए। खुद की संख्या और एक के अलावा और भी संख्या का भाग जाए, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने ली 4, तो देखो 4 में खुद की संख्या का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 7 में 2 का भी जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि खुद की संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। इसके विपरीत बात करूं मैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या में केवल खुद की संख्या का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 देखो, 2 में 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। बैठ के समझ में आपको नहीं बैठा? तो ये चीज कहलाती है भाज्य और अभाज्य। अब प्रश्न नंबर जो 6 में दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 2 पॉइंट है, पहला सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो इसको सोल्व करो, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, क्योंकि बीच में प्लस लग गया। दोनों में एक कॉमन है, 13 कॉमन है। यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया, 11 बच गया, 13 से 13 कटा, क्या बच गया, 1 प्लस का, और यहाँ पर 13 से 13 आपने हटाया तो क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है यहाँ तक? तो 13 कितना हो गया, 77, गुणा 1 करोगे 1 ही आएगा, प्लस 1 भी तो है, तो 13 गुणा कितना आ गया, 78 आ गया। अब दोस्तों एक बात बताओ आप, यदि मैं 13 गुणा 78 करता हूं, यदि मैं 13 गुणा 78 करता हूं तो समथिंग मेरे पास आएगा 1014। ठीक है, यही आएगा। तो अब इस संख्या में देखो खुद की संख्या का भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 1014 का जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब साथ में जिस संख्या को गुणा कराया आपने 13 और 78, इनका भी 100% जाएगा ही जाएगा। अरे भाई इनकी संख्या के तो गुणनफल है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें खुद की संख्या और
एक के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित हो तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप क्या लिख दोगे, अतः आप यहां पर भी शो कर सकते थे, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दो संख्या देखो गुणा हो गई, तो इसका मतलब 13 का गया, 78 का गया, साथ में एक का भी जाएगा ही जाएगा। नहीं बेटा, समझ में बेटा, भाई एक तो आप लगा ही सकते हो क्योंकि एक का तो जाना ही जाना है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, दो संख्या के अलावा खुद की और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए या उससे ज्यादा का भाग जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो देखो यहाँ 3 संख्या हो गई, तो आप क्या लिख दोगे, अतः जो दी गई संख्या है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। ये हमने पहला पॉइंट सोल्व करा है। अब इसका दूसरा पॉइंट, जो कि दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था यहां पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यही है। अब सेम इसी की तरह ये जैसे प्रश्न नंबर हमने छठे का पहला पॉइंट सोल्व किया था ना, इसका इसी के आधार पर होगा ये। अब देखो ये एक डिजिट है पूरी और ये एक है, क्या कॉमन आ रहा है, 5। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन निकल गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहाँ से 5 से 5 हट गया, क्या बच गया, 1। ठीक है यहाँ तक। अब 5 गुणा करो इन सबों को, 7 को गुणा 6 से, फिर 6 को गुणा 4 से, फिर 4 को गुणा 3 से, ऐसे गुणा करनी है हमें। तो करो देखो, 7 6 42, 42 गुणा 4 168, 168 गुणा 3 504, 504 गुणा 2 1008 और 1008 गुणा 1 1008 प्लस का 1। तो 5 गुणा, यहाँ गुणा का सिंबल है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं होता यहाँ पे, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 1009, जोड़ना है इनको ना। अब मैं 1 लगा सकता हूँ या चाहो तो आप इनको गुणा कर दो, 1 का तो जाना ही जाना है, खुद की संख्या का भी जाना है, साथ में इनका भी जाएगा, या फिर 1 आप अपनी तरफ से लगा सकते हो क्योंकि 1 का फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो खुद की संख्या और 1, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही है इसमें, तो यहां पे क्या लिख दोगे, अतः दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब हमारा जो प्रश्न नंबर अंतिम है आज का 1.2 एक्सरसाइज का 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, वर्ताकार मतलब गोलाकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे। अब मेरी बात एक नोट कर लीजिएगा कि जब आपसे बोले कोई शुरू हो रहा है, दो भग रहे हैं आपस में और एक स्थान पे आके मिलेंगे, तो मिलने का जहां पर वो मिलेंगे एक समय पे, तो उनको हम सोल्व करते हैं एलसीएम विधि से। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इस विधि में, एलसीएम निकालेंगे। और जिसको अभी तक समझ आ रहा है, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत में लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और प्रत्येक वीडियो देखते रहें। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा 7वां, एक वर्ताकार पथ है, ये वर्ताकार पथ है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि सोनिया है, उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहाँ से चक्कर काटती है, यहाँ पर आती है, उसको लगते हैं 18 मिनट, और जबकि रवि को लगते हैं 12 मिनट, और रवि भी यहाँ से चक्कर काट के यहाँ पे आ रहा है, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने मिनट बाद या कितने समय बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, एलसीएम ज्ञात करेंगे किसका, 18 और 12 का। अब एलसीएम ज्ञात कर लो 18 और 12 का, चाहो तो मैंने अलग अलग विधि से बताया था आपको भी। तो देखो 2 का भाग जाएगा 9 बार, यहाँ पर 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 9 बार 3 बार, फिर 3 का 3 बार 1 बार, फिर 3 का 1 बार 1 बार, नीचे 1 1 बच गया। अब क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक ही स्थान पर आके मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अगली जो प्रश्नावली है हमारी 1.3, और इस प्रश्नावली में हमारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही आने वाली है, तो हम इनके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे अगले पार्ट में। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और शेयर ना करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।